हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उपेंद्र प्रताप सिंह और मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं आपका लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में कमेंट्स किए थे और कमेंट्स के अलावा बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी किया और व्हाट्सएप भी किया। ठीक है, जो पर्सनल कांटेक्ट में जो बच्चे हमारे उनसे हमारी इस बारे में बात हुई थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं आपका ये क्लास नाइन्थ की का पहला चैप्टर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे जो हमने लिख रखे हैं। आपको मैं बता दूं कि क्लास नाइन्थ का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत बेसिक होता है और मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊं तो क्लास 8 तक जो हम पढ़ते हैं वो सब मिक्सअप होता है, सब खिचड़ी जैसा होता है। उसमें चैप्टर वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन टीचर क्या होता है वो तो एज ए साइंस पढ़ाता है। एज ए साइंस तो इसमें भी होता है, क्लास नाइन्थ में भी होता है, क्लास 10 तक भी होता है। साइंस का ही बुक होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अलग अलग बुक नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे जैसे कि रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं और दूसरे बुक से पढ़ते हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड लेवल पर अगर बाद में बात करूं तो नाइन्थ टेंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाई जाती है, अलग अलग टीचर्स के द्वारा कहीं कहीं पढ़ाई जाती है और कहीं कहीं पर एक ही टीचर सारे सब कुछ पढ़ा देता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्पेशलाइज टीचर उसको पढ़ाता है तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और चूंकि वो थोड़ा सा डिटेल में लेके चीज़ें जाता है, जिसकी वजह से जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है बच्चों की वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के ऊपर हमारे क्लास नाइन्थ में जो है 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा। जो कि पहला चैप्टर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता है, जबकि जो सेकेंड चैप्टर है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। केमिस्ट्री में जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो 2 ही चीज़ों पर बेस्ड होती है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखती हैं जितना केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंस के बारे में ही बताता है। अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत डिटेल से पता होगा तो हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने में भी आसानी होगी और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है मैटर इन मेड ऑफ पार्टिकल्स। देखो बच्चों, एक बात बता दूं मैं, अभी तक आपने जो भी क्लास 8 तक पढ़ा वो एक तरफ बेसिक्स था। ये जब हम क्लास 9th में आते हैं तो ये थोड़ा सा कैटेगराइज होने लगता है। कैटेगराइज होकर के ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता एक ही बुक है, होती है आपकी। अगर आप देखोगे साइंस की जो एनसीईआरटी बुक लगती है वो एक ही बुक लगती है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन दिया होता है। पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री के होते हैं, देन फिजिक्स या बायोलॉजी के होते हैं, देन उसके बाद दूसरे होते हैं। ठीक है ना? तो उसमें भी आपको देखोगे ध्यान से तो कैटेगराइजेशन होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी होता है इस तरह से। तो उस तरह से जब हम रेफरेंस बुक देखते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे रेफरेंस बुक से ही पढ़ते हैं, दूसरी जगहों पर या बाकी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ते हैं, तो उसमें जो कैटेगराइजेशन दिया होता है, जो कैटेगरी दी होती है, उसमें केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग दिया होता है। तो अब यहाँ पर हम क्लास 9th में, क्लास 8 7th में जो भी हमने पढ़ा है उसको और स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ते हैं, और एक तरह से यहाँ से हमारा एक डिटेल व्यू ऑफ साइंस शुरू होता है। इसके बाद जब आप क्लास 10th के बाद जब क्रॉस करोगे, 11th में मूव करोगे, तो वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही ब्रॉड वे में पढ़ाया जाता है, बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर सीखेंगे आज कि मैटर जो होता है हमारे आसपास, चूंकि चैप्टर का नाम ही ऐसा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस या कैसे दिखता है, किसके साथ कैसा बिहेव करता है, कलर कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है, उसमें मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मिक्सचर होते हैं, कुछ मिक्सचर नहीं होते हैं, प्योर होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में एक करके। पहला है
मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। देखो, मैटर के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। मैटर का एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और उसका कुछ मास हो तो वो मैटर होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैटर जो होते हैं, जो भी मैटर होता है, वो पार्टिकल का मिलकर बना होता है। इसके बहुत सारे प्रूफ भी केमिस्ट्री में या साइंस के उसमें तौर पर हम दे सकते हैं कि अगर वो पार्टिकल्स का मिलके बना होता है तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। अगर आप छोटा सा ईंट का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ईंट का टुकड़ा लेते हैं। मैं ईंट का टुकड़ा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, और दूसरी चीज़ों पर हो सकता है उतनी आसानी से आपको पार्टिकल्स ना दिखें या अवेलेबल ना हो पाए, या आपको उतना बढ़िया एग्जाम्पल ना मिले, लेकिन बनता वो भी पार्टिकल से ही है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसी मैंने एक ईंट के टुकड़े की बात करी है, जिससे आपको ईंट के टुकड़े में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ कि ईंट के टुकड़े को लेता हूँ, उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करता हूँ। तो जब आप ध्यान से देखोगे, टुकड़ों में डिवाइड करते करते कुछ बारीक पार्टिकल्स भी आपको अलग देखने को मिलते हैं। तो जो बारीक पार्टिकल देखने को मिलते हैं, अगर वो उतना छोटा सा टुकड़ा भी आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो छोटा सा टुकड़े से भी वो ईंट का बड़ा टुकड़ा बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरे बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो दूध होता है, पानी होता है, जो भी लिक्विड पार्टिकल्स हम लें तो होता तो अगर मैं किसी बर्तन में रखूँ उसको तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं छोटे से किसी गिलास में निकालूं तो भी बाहर निकल आता है थोड़ा सा, उस गिलास में एक चम्मच निकालूं तो भी बाहर निकल आता है, और अगर मैं उसमें पानी में उंगली डिप कर दूं और डिप करके कुछ बूंद बूंद वो पानी आपके उंगली से चिपकता रहता है। तो यानी कि आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा वो पार्टिकल होता चला जाता है। तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ सकती है कि आखिर पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है पार्टिकल। ये हम आसानी से समझ सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम हमारे पास एक मेटल ही है, ठीक है, एक मेटल है जिसके साथ अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूं तो उसको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि वो बहुत छोटा ना हो जाए, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, बहुत छोटा ना हो जाए। जब तक उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, जब तक हमसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या है, समझ सकते हो कि क्या उसके बाद वो पार्टिकल डिवाइड नहीं होगा? क्या होगा? जरूर होगा, क्योंकि उसके बाद हमारी क्षमताएं शायद खत्म हो जाती हैं उसको डिवाइड करने की, जिसकी वजह से वो सबसे छोटा पार्टिकल हमें जो दिखता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो उससे छोटा डिवाइड नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इतना टाइनी होता है कि आप उसको आंखों से देख भी नहीं सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ, जो कुछ एनसीईआरटी बुक में भी हैं और कुछ दूसरे एग्जाम्पल में लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक लीफ बनी हुई है, ठीक है, ऐसे लीफ बनी हुई है, उसमें छोटा सा एक्चुअली मछली टाइप को दिखने लगा क्या? तो अभी क्या है ये, अभी कुछ लीफ टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा एक जो वाटर पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, छोटी सी बूंद होती है वाटर की, वो वहां पर मान लो पड़ी हुई है। बारिश का मौसम चल रहा है, पत्तियों में बारिश की बूंदें आपको अक्सर देखने में मिल जाती हैं। तो मान लो उस पत्ती पर उस लीफ जो पड़ी हुई है, वो वहां पर एक वाटर का बूंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि उससे छोटा वो बूंद नहीं हो सकता क्या? आपको बता दूं मैं कि वो जो छोटा सा बूंद है उसमें भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स में, इनफैक्ट कि इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं जितने हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं जितना हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। वो अनकाउंटेबल होते हैं। एक छोटी सी बूंद में भी इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं जितने हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पार्टिकल होते हैं वो कितना छोटा हो सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो।
यानी कि अगर मैं एक H2O पार्टिकल की बात करूं, सपोज वी हैव वन H2O पार्टिकल, तो अगर मैं एक H2O पार्टिकल के बारे में बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक H2O पार्टिकल के बारे में बात करता हूं तो वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, उससे कोई छोटा पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई छोटा पार्टिकल नहीं होगा। यानी कि वो जितना ये जो बूंद बनी हुई है पानी की, वो पानी की बूंद, इन सभी ये मतलब कि सब जो H2O पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स वहां पे घुसे हुए हैं, सभी H2O पार्टिकल्स से मिल करके वो छोटी सी बूंद बनी हुई है। तो जब छोटी सी बूंद में इतने पार्टिकल हो सकते हैं तो सोचो जरा, एक पूरे ग्लास में जो वाटर होता है उसमें कितने वाटर H2O मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे, वो हमारे इमेजिनेशन के भी परे हैं, ठीक है। इसकी बेस पर हम कुछ एविडेंस दे सकते हैं। पहला एविडेंस अगर मैं बात करूं तो एविडेंस को मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं एविडेंस के बारे में बात करूं तो एविडेंस के तौर पर हम ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, या वाटर ही, मैं पूरे वाटर की बात करता हूं, वो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो मैं पूरे वाटर की बात कर लेता हूं जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब हमें एविडेंस देना है पार्टिकल्स की, मतलब कि पार्टिकल्स के लिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है। तो मैं एक आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखा है उसको छोड़ करके, आप सभी ने गर्मियों में शरबत पिया होगा। गर्मियों आने से पहले होली होती है, होली में रंग तो बहुत खेला होगा आपने, ठीक है। तो जब हम उस पानी में कलर हम डालते हैं तो कलर डालते ही वो धीरे धीरे करके घुल जाता है। बात समझ में आ रही है? वो कलर जो धीरे धीरे करके घुल जाता है, तो उसके तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि ये समझ सकते हैं कि जो कलर, उसमें जो कलर घुल गया वो भी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अगर वो सिंगल यूनिट होती तो क्या पूरे पानी में घुल सकती थी? क्या नहीं घुल सकती थी, कभी नहीं घुल सकती थी। और क्या अगर वाटर सिंगल यूनिट होता तो कभी भी कलर उसमें घुल सकता था? क्या नहीं घुल सकता था। दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूं। शरबत पीते हो आप लोग, आपके घर में कोई मेहमान आया तो उसको गर्मियों में शरबत वगैरह देते हो आप। शरबत इसलिए देते हो क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है हमको, ग्लूकोज तुरंत मिल जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उससे एनर्जी तुरंत एक्वायर कर लेती है। तो शरबत जो होता है वो भी इसका बढ़िया प्रूफ है। आप चीनी के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, डालते एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें चीनी खूब सारी घुल जाएगी, ठीक है ना। एक तो ऐसा भी आएगा जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वो चीनी जो शुगर पार्टिकल्स है उसमें क्यों घुल रहे हैं, कभी सोचा आपने? उसका रीजन यही है कि वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम नहीं होते हैं। तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे उसमें घुल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार उसमें हिट करते रहते हैं। ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है किसका? मूवमेंट का। ये भी मैं आगे अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार हिट करते रहते हैं। तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स है जो आपको टाइनी दिखता है वो एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, वो अपने और भी छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो शुगर मॉलिक्यूल इसमें इतना डिसॉल्व हो जाता है कि आपको आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है। ये एक बढ़िया एग्जांपल है किसकी? एक मैटर जो होता है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप अपने लैब में जाएंगे, आप अपने जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के लैब में जाओगे तो आपके टीचर, आपके केमिस्ट्री टीचर या जो साइंस टीचर होंगे आपको लैब में दिखाएंगे कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो सॉलिड में रहते हैं, या कह सकते हैं कि जो ऐसे केमिकल्स जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो उनको हम या तो एसिड में डालते हैं या तो वाटर में डालते हैं। कई बार हम उस किसी भी केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं,
एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन उस केमिकल का जो वाटर सॉल्यूशन में हम जब डिसॉल्व करते हैं तो एक तरह से सॉल्यूशन होता है। मैं वाटर में अगर उस केमिकल को डाल दूं, उसको अच्छे से मिला दूं, तो वो केमिकल या कह सकते हैं जो भी हमारे पास रिएजेंट होता है वो आसानी से उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो घुलने पर वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वो क्यों घुलता है? वो क्यों घुलता है? इसलिए है क्योंकि वो जो भी रिएजेंट हैं या जो कह सकते हैं जो भी केमिकल्स हैं वो सब क्या होते हैं? बहुत टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। वाटर में जाते ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ किसी वजह से, क्योंकि रात के मौसम में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगला टॉपिक है एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। मैं अगली बात कर रहा था उसके बारे में, उसको पूरा कर लेते हैं सबसे पहले। कि अगर हमारे पास एक बीकर है, सपोज मैं बात कर रहा था आपके लैब के बारे में, आपके लैब के बारे में बात कर रहा था। वहां पर आपने क्या किया, कोई भी सोल्यूशन आप बनाना चाहो, कोई भी आपके टीचर ने आपको कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए कह दिया, तो सबसे पहले कि आप एक बीकर लोगे। ठीक है, बीकर में आप क्या ऐड करोगे? वाटर। वाटर ऐड करने के बाद तो कोई भी केमिकल डालते हो। ठीक है, कुछ भी, मतलब कि ऐसी चीज जो वाटर में सॉल्युबल हो, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि लोआई डाल दो, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो। ठीक है ना, तो अब ये क्या होगा कि यहां पर जैसे ही जाएगा वो आसानी से एक सोल्यूशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम कई बार अपने केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जो आपकी क्लास 9th में ही मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास 10th में आप सीखोगे कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो जैसे कुछ इस तरह से x + y = xy। तो इसके नीचे आप जैसे सॉलिड है सॉलिड लिखोगे, ये लिक्विड है लिक्विड लिखोगे, ये बनेगा अगर एक्वस तो यहां पर एक्वस लिखा जाएगा। इस तरह से यहां पर हम इसके बारे में हम यहां लिखते हैं इसके कि वो जो भी हमने लिया हुआ है, रिएजेंट लिए हुए हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम यहां पर इसको बताते हैं शॉर्ट में छोटा सा लिख करके। तो हम किसी बीकर में आपने कोई भी रिएजेंट डाला, डालने के बाद उसको आप डिसॉल्व करते हो उसमें। डिसॉल्व वो क्यों होगा? वो डिसॉल्व क्यों होगा? डिसॉल्व इसलिए होगा क्योंकि दोनों चीजें, चाहे वो सॉल्यूशन हो, मतलब कि सॉरी, यहाँ चाहे वो वाटर हो, चाहे वो जो भी आपको दिया गया है सोल्यूशन बनाने के लिए, इवन मैं ले लेता हूँ सॉल्ट ही ले लेता हूँ, कोई भी सॉल्ट हो सकता है आपके लिए। मैं तो सॉल्ट NaCl की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो सकते हैं, कोई भी सॉल्ट हो सकता है जो कि किसी मेटल और किसी नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो सॉल्ट आप जैसे ही डालते हो तो उस सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन आपके पास आराम से तैयार हो जाता है। मतलब डालने पर कोई वो जादू नहीं घुल जाएगा तुरंत, आपको थोड़ा उसमें स्टर करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर घोलना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा इस बीकर को, और ग्लास रॉड से भी उसको स्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो सॉल्ट पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। घुलने की वजह क्या है? घुलने की वजह ये होती है बेटा कि पहली बात कि जो आपके पास जो सॉल्ट है वो भी टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो भी टाइनी पार्टिकल से मिल बना होता है। और जो वाटर लिखा हुआ है, जो वाटर दिया हुआ है आपको, वो भी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होते हैं? अब देखो, किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की अपना एक रीजन होता है। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैं मिट्टी डालता हूं तो क्यों नहीं घुलता है? मिट्टी भी घुलती है लेकिन लिमिटेड फॉर्म में, मिट्टी भी घुलेगी लेकिन लिमिटेड फॉर्म में, लेकिन उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी इसलिए हैं क्योंकि उस मिट्टी को हम बहुत सारे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई भी सॉल्ट हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको बहुत सारे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। वो वो एक पूरा अलग टॉपिक है, उसके बाद उस पर भी आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो ये बढ़िया एविडेंस है कि कोई किसी पार्टिकल किसी मैटर में ये बताने के लिए कि वो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आपको लोअर क्लासेस में बताया गया होगा कि एक गोल्ड फाइल को हम छोटा डिवाइड करते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो डिवाइड करना बंद हो जाता है।
और उस सिचुएशन को या उस पार्टिकल को जो अनडिविजिबल होगा आपके लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। फिलहाल हमारे आपके लिए तो एटम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक थ्योरेटिकल वे पर मैं अगर समझाना चाहूं तो एटम तक जब आप पहुंचोगे उसके बाद उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक्चुअली बाद में वो डिवाइड होता है अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। लेकिन एटम तक हम क्या कर सकते हैं उसको, मतलब कोई भी बड़ी चीज, कोई भी मतलब कि रॉड है, गोल्ड फॉयल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कोई भी चीज है, वो अपने बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम दूसरा टॉपिक, यानी कि हमने तो बता दिया कि सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अब देखो, कोई भी दो गैस आपस में मिक्स कब होंगी? कब होंगी दो गैस आपस में मिक्स? वो तभी होंगी जब वो दोनों बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हो। सोच के देखो, अगर कोई भी दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, एक गैस ए, एक गैस बी, आपस में मिक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गैसेस आपस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, इसीलिए वो आपस में मिक्स होती चली जा रही हैं। इसका हम सिर्फ गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम दो लिक्विड की बात करते हैं, एक एल्कोहल, एक वाटर है। एल्कोहल को आसानी से हम वाटर मिला सकते हैं, एल्कोहल को आसानी से वाटर मिल जाता है। वो दोनों ही एक फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए मिक्स हो रही हैं। इससे भी बढ़िया कहना ये होगा कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स के मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए वो मिक्स हो रही हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने कहा चलो ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन मैटर तो सॉलिड भी होता है, एक के ऊपर एक दूसरी ईंट रखी होती है तो डिसॉल्व नहीं होता। अगर ये आता है मन में तो उसका भी सवाल है, उसका भी एक जवाब है। जवाब ये है कि चूंकि जो मैं गैस की बात करता हूं, मैं लिक्विड की बात करता हूं, तो लिक्विड और गैसेस के बीच में जो मूवमेंट होता है उसमें बहुत सारा स्पेस होता है। बहुत सारे स्पेस की वजह से वो आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली बंधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह पर अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा तो वहां पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से उनका मिक्सिंग नहीं होता है। मिक्सिंग दो चीज़ों का होता है, पहला लिक्विड, दूसरा गैस। अब लिक्विड का भी मिक्सिंग होता है और गैस का भी मिक्सिंग होता है। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं, और वो बना तो सॉलिड भी होता है, लेकिन उसमें जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं अगर गैस ए लेता हूं, मान लो हमने एक बीकर में, इसको मैं हटाता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं बात करता हूं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस के बारे में। मैंने लिया गैस ए और प्लस गैस बी, ठीक है, गैस ए और गैस बी। मैंने दो बीकर लिए, इसमें हमने ए डाला और हमने दूसरा बीकर लिया, इसमें बी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देखना कि इसको हमने मिलाया और मिला करके इसको हमने क्या कर दिया कि एक बीकर के ऊपर हमने दूसरा बीकर रख दिया है। ये ए के ऊपर या बी के ऊपर हमने एक उठा कर रख दिया, तो ए की गैस बी में और बी की गैस ए में आसानी से मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैं अगर ए की जगह पर एयर लेता हूं और बी की जगह पर ब्रोमीन ले लेता हूं, ठीक है, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं जो आपकी बुक में नहीं है। ब्रोमीन जो कि कलर्ड गैस है और एयर एक कलरलेस गैस है, ठीक है।
एक कलरलेस गैस है। तो जब ए में एयर होगा तो उसका कोई कलर नहीं होगा, बी में ब्रोमीन होगी तो उसमें उसका एक अपना कलर होगा। तो जब एक कलर्ड गैस एक कलरलेस गैस में मिक्स होती है तो उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं, आसानी से दिखाई देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है ये आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो रही हो। एक्सक्यूज मी। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने देखा होगा ठंडियों में हर घर में अंगीठी वगैरह जलती है, लकड़ियां लोग जलाते हैं। गाँव में लोग खाना बनाते हैं, कहीं आज भी बहुत सारी जगहों पर चूल्हे में खाना बनता है, तो उस घर से धुआं निकलता रहता है। लकड़ियां तो सबने जलाई होंगी, लकड़ियां नहीं जलाई हैं तो आपने कुछ ना कुछ जरूर जलाया होगा। तो जो कुछ भी आप जलाते हैं उससे कुछ धुआं निकलता है। वो धुआं निकल करके कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें चला जाता है। तो वो धुआं जो काफ़ी वाइट होता है और हमारे आसपास जो एयर होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो वो वाइट जो धुआं होता है वो हमारे आसपास कहीं पर भी दिखेगा, आग कहीं पर भी लगी होगी, वो धुआं आपको आसानी से दिख जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक कलर्ड है और एक बिल्कुल भी कलरलेस है, जिसकी वजह से वो मिक्स होते आपस में दिखाई देते हैं। तो उससे बढ़िया एग्जांपल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। तो क्या होता है कि जो धुआं जो है एयर में मिक्स हो रहा होता है, वो उससे हम आसानी समझ सकते हैं कि जो धुआं है और जो गैसेस हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये बढ़िया एग्जांपल है कि जो मैटर होता है ये वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, समझाने के लिए। अब आप ये कहीं पर भी आप देखेंगे, चाहे वो कहीं जल रहा हो, चाहे कहीं पर धुआं निकल रहा हो, चाहे ठंडियों में जब पटाखे आप छुड़ाते हैं उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। ठंडियों में जब आप कुछ आग वगैरह जलाते हैं, अंगीठी वगैरह जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। वो सारा का सारा धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और इसी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए पोल्यूशन क्रिएट करना बहुत गलत बात है। ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कहीं पर भी आपको एक्सीडेंटली देखने को मिलता है तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मूवमेंट। अभी तक हमने देखा कि सॉलिड का लिक्विड में मिलाना, फिर हमने देखा कि मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस से भी हमने ये समझ लिया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, उसमें मूवमेंट भी होता है। उसमें क्या होता है? मूवमेंट भी होता है। चलिए मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, जो धुआं निकलता है वो क्या होता है कि निकल करके पूरे एटमॉस्फेयर फैल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। पानी गिर जाता है कहीं पर तो वो भी क्या होता है? मूव होता रहता है। एक जगह स्टिल बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है ये बढ़िया एग्जांपल है मूवमेंट का। लेकिन एक उससे भी अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है आपके बुक में पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स से एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। पॉलन ग्रेन्स पहले समझ लीजिए पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन्स वो ग्रेन्स होते हैं जिनसे पौधे होते हैं, जिनसे पॉलिनेशन होता है। ये बायोलॉजी में आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं बायोलॉजी टीचर नहीं हूँ, इसलिए पॉलन ग्रेन्स आपको बायोलॉजी में ही देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन से ही फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, फूल वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। वो अगर मैं एक चाइना डिश ले लूँ मैं, ठीक है, उसमें वाटर ले लेता हूँ। सपोज दिस इज वाटर। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे टाइनी पॉलन ग्रेन्स हमने डाल दिए हैं। और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे
तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ही पता चलेगा कि टाइनी पार्टिकल्स इधर उधर ऐसे किसी भी दिशा में किसी भी तरफ मूव करते दिखाई देते हैं, इस तरह से मतलब उनका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, उनका अपना कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, वो कहीं पर भी मूव करता रहता है, कहीं पर भी मूव करता रहता है। अब पॉलन ग्रेन्स तो खुद से मूव तो कर नहीं सकते हैं, हमने तो बायोलॉजी में ये भी पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कोई भी किसी भी मीडियम से वो मूव करते हैं, तभी तो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन्स तो खुद से मूव कर नहीं सकते हैं, तो ये मूव कैसे हो रहा है? इसमें मूव क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स को लगातार हिट करते रहते हैं चारों तरफ से। वाटर मॉलिक्यूल ने एक तरफ इधर किया तो इधर मूव कर जाता है, इधर से किया तो इधर मूव कर जाता है, इधर से किया इधर मूव कर जाता है, इस तरह से वो लगातार इधर उधर मूव करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। इससे हम आसानी से पता कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स अगर मूव कर रहा है, अगर पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है तो सीधा सा मतलब ये है कि उसको कोई हिट कर रहा है, और हिट करने वाला कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर में तो वो ऐड है और तो कोई चीज वहां पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, मूव करने की वजह से पॉलन ग्रेन्स पर लगातार हिट होता रहता है रैंडमली इधर उधर से, जिसकी वजह से वो कभी इधर कभी उधर मूव करता रहता है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मूवमेंट भी होता है। उसमें क्या होता है? मूवमेंट भी होता है। इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर मूवमेंट को और अच्छे तरीके से समझना है आपको, तो हमने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि अगर आपने शरबत बनाया हुआ है, अगर आपने जो शरबत बनाया हुआ है उसको हम लगातार, देखो आपने देखा होगा, उसको लगातार हम क्या करते हैं? घोलते रहते हैं। घोलने से क्या होता है कि उसको मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट बढ़ जाता है तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर उसका नंबर ऑफ हिट बढ़ जाता है। नंबर ऑफ हिट बढ़ जाने की वजह से उसको और तेज से वाटर मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े होते हैं, जो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं, उनको वो और तेजी से तोड़ने लगता है। और तब तक तोड़ता है जब तक कि वो सारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत अपने सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं हो जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो उसी पानी में घुल जाते हैं। तो मूवमेंट बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ हिट बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ हिट बढ़ने की वजह से वो आसानी से टूट जाता है, जल्दी टूटता है, जल्दी घुलता है उसमें। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में। हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उसके एविडेंस में हमने देखा कि सॉलिड का लिक्विड में घुलना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, उसके बाद हमने देखा मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इसमें हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं कि उसको हम आसानी से हम देख भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने कुछ बीकर ले लिया है, अगर आपके घर में बीकर नहीं है, जो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं वो आप अपने घर में भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर पे नहीं करना है, आपको अपने टीचर के अंडर में ही करना है, आपको अपने टीचर के देखरेख में ही करना है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मैं बताने जा रहा हूं वो आप अकेले अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। आप एक ग्लास लीजिए, कुछ कलर मंगवा लीजिए अपने घर में, जो वो कलर जो आप होली के टाइम पर खेलते हो, ठीक है। करना क्या है कि जो आपने ग्लास ले रखा है, जो भी ग्लास ले रखा है वो ट्रांसपेरेंट हो। ग्लास मतलब ग्लास का जो बना होता है, कांच का बना होता है, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आप वाटर ऐड करिए, ठीक है। कम से कम आपको 4 ग्लास की जरूरत पड़ेगी, 4 ग्लास की जरूरत पड़ेगी। उसमें आप क्या करते हैं, चुटकी भर उसमें कलर ऐड कर लीजिए। देखेंगे कि वो धीरे धीरे
जो कलर होगा वो उस पूरे ग्लास के वाटर में फैल जाता है। जो अभी तक वाटर कलरलेस था वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कलर्ड हो जाता है, फिर आप क्या करोगे, दूसरा ग्लास लो जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें भी वाटर भरा हुआ है, उसमें भी आपने क्या कर लिया, वाटर फिल कर लिया। इसमें करना क्या है कि इसका जो यहां तक ग्लास भरा हुआ था जो कि कलर्ड हो गया है, पहले कलरलेस था लेकिन अब कलर्ड हो गया है, मैं मान लेता हूं आपने रेड कलर में लाया, इसका 10% वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने पर जैसे ही आप ऐड करोगे तो इसका भी वाटर थोड़ा बहुत कलर्ड हो जाएगा, फिर आपने तीसरा ग्लास ले लिया, ठीक है, इसमें भी आपने वाटर ऐड कर लिया, वाटर ऐड करने के बाद फिर से इसका 10% इसमें आपने ऐड कर लिया। अब आप देखोगे कि जब इसका आपने 10% इसमें ऐड किया तो जो भी कलर पार्टिकल्स होंगे वो आपको इधर उधर घूमते आसानी से दिखाई दे देंगे, वो आपको इधर उधर आसानी से घूमते हुए दिखाई दे देंगे। इतना ये लाइट हो जाता है यहां पर कि आसानी से आप जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं, जो आपने कलर इस्तेमाल किया था, वो आप इसमें घूमते देख सकते हो। जबकि यहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा पानी कलरफुल हो जाता है, कलरफुल होने की वजह से वो आप उसके कलर्ड पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो। इसका 10% आपने इसमें ऐड किया और इसका 10% आपने इसमें ऐड किया, तो वो बहुत ही क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने की वजह से उस ग्लास में आप आसानी से कलर्ड पार्टिकल्स को घूमते हुए देख सकते हो। तो ये इसकी वजह से ये आसानी से प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, ठीक है, ओके, इतना समझाया आपको। इसको आप आसानी से घर में कर सकते हो, और घर में करने के बाद इसको आसानी से देख सकते हो कि जब तीसरा या चौथा ग्लास आप या थर्ड या फोर्थ ग्लास आप इस्तेमाल करोगे उसमें 10% ऐड करिएगा बस। अगर आपने 100 ml का ग्लास ले रखा है तो 10 ml ही वाटर या जो कलर्ड पार्ट होगा उसमें ऐड करिएगा। हर टाइम आपने 10% अगर आप ऐड करते जाओगे तो थर्ड या फोर्थ में आपको आसानी से वो जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, घूमते हुए इधर उधर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? पहला टॉपिक। अगली हेडिंग में बात करता हूं। अगला कैरेक्टर जो है हैव सम स्पेस। ओके, बढ़िया टॉपिक है। अभी जो मैंने बताया था अभी आपको शुगर के लिए, वो भी मैंने यहां पर मैं बताता हूं कि मैंने बताया था कि जब आप एक ग्लास पानी लेते हो और उसमें शुगर ऐड करते हो, शुगर ऐड करते ही क्या होता है कि लगातार शुगर घुल जाती है, ठीक है। घुलने की वजह क्या है, क्यों घुलती है वो? अगर वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, चलो ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स हम समझ लेते हैं, लेकिन जो शुगर मॉलिक्यूल घुली उसको भी तो वहां पर रहने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं समझिएगा। आपने एक गिलास पानी लिया, आपने एक लेवल तक इसको पानी को फिल कर लिया है, ठीक है। ये है हमारे पास 100 ml वाटर। अब आपने इसमें कुछ मात्रा में शुगर ऐड किया, कुछ ग्राम हमने शुगर ऐड किया। हम क्या करते हैं, जब उसको हम घोलते हैं, घोलने के बाद फिर से हम इसका लेवल नापते हैं तो हमें फिर से उतना ही मिलता है, उसका लेवल उतना ही मिलता है। तो जो हमने शुगर ऐड करी वो कहां गई? पानी का लेवल तो हमें उतना ही मिला, उसकी वजह क्या है? जो हमने शुगर ऐड करी वो कहां गई? जबकि हमने बचपन में पढ़ रखा है वो कौवे वाली कहानी कि घड़े का पानी नीचे रहता है, कौवा आता है, कंकड़ पानी में कंकड़ डालता है, कंकड़ एक एक करके, तो पानी ऊपर आता है, फिर वो पानी पीता है और चला जाता है। लेकिन इसमें तो हमने जो शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करने पर पानी का लेवल घोलने के बाद आया ही नहीं ऊपर। तो उसकी वजह क्या है? वो शुगर गई कहां?
तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके जो वाटर में पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब देख रहे हो ये कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, स्पेस इन वाटर मॉलिक्यूल, स्पेस इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वो जो स्पेस होते हैं, वो स्पेस शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा एक्वायर कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो अपना अपना वॉल्यूम है वो बढ़ता ही नहीं है, वो उतना ही रहता है। इससे ये प्रूव होता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल, जो भी शुगर मॉलिक्यूल वाटर में ऐड हुई, वो उसमें वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट स्पेस को एक्वायर कर लेती है। तो जो उसमें ऑलरेडी स्पेस था वही तो गया, तो अलग से स्पेस बनाने की जरूरत कहां पड़ी? जब अलग से स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो उसका लेवल बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा ही नहीं कभी। इससे ये प्रूव होता है कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है। वही स्पेस शुगर मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर करने के बाद वो उसी में वहीं पर पड़े रहते हैं। और जब हम उस वाटर को हम वेपोरेट करते हैं एक्चुअली, जब वेपोरेट करते हैं तो पानी पूरा निकल जाता है और फिर से हमें शुगर मिल जाती है। इसको भी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। करना क्या है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको नाप लीजिए, एक गिलास लीजिए, इसमें एक लेवल तक निशान बना लीजिए। निशान बनाने के बाद उसमें चीनी घोलिए, घोलने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा कि अब उस जो ग्लास में आपने पानी ले रखा था उसको फिर से मापिए। मापने के बाद आपको पता चलेगा कि वो वाटर का लेवल बढ़ा ही नहीं। इससे प्रूव हो जाएगा कि जो चीनी खुली वो वाटर में प्रेजेंट स्पेस को ही एक्वायर कर लेती है, और स्पेस होता है तभी तो एक्वायर किया उसने। इससे ये मेरी बात प्रूव हो जाएगी कि मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब डिपेंड करता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कितना स्पेस होता है। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। अगर मैं सब कुछ ही बताने लगूंगा आपको, वैसे बताने तो बहुत कुछ दिमाग में आता रहता है, लेकिन खुद को रोकना पड़ता है। खुद को रोकना इसलिए पड़ता है कि अगर मैं सब कुछ ही बता दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी सर। हमको ये फोकस करना पड़ता है कि हमारा टॉपिक क्या है। समझ रहे हैं ना? टॉपिक पर हमें बने रहना पड़ता है। इतना सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, तो लगता है कि सब खिचड़ी हो जाएगी, मैं अपने टॉपिक पर भटक जाऊंगा। ठीक है ना? तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। उसी स्पेस का फायदा उठा करके दूसरे पार्टिकल्स में आ जाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला टॉपिक है कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यहां पर मूवमेंट के बारे में। तो जो कॉन्स्टेंटली मूविंग है इसको भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कॉन्स्टेंटली मूविंग का, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनफैक्ट। ठीक है ना? जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जो गैसेस होती हैं उसके बारे में बात करूंगा अगर, तो देखा होगा आपने घरों में आप अगरबत्ती जलाते हो, वो धूप बत्ती जलाते हो। ठीक है, आपके घरों में यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है, लकड़ियां जलाई जाती हैं ठंडियों में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसको अगर उसके हिसाब से मैं समझूं या समझाने की कोशिश करूं, तो जो धुआं होता है वो लगातार मूव करता रहता है। आपको तब तक मूव करता दिखाई देगा जब तक कि पूरी तरह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल नहीं जाता है। वो एक जगह पर ठहर नहीं सकता। क्या आपने कभी किसी भी धुएं को एक जगह ठहरे हुए देखा है क्या? नहीं, वो लगातार मूव करता ही रहता है, एक जगह से उठ करके ऊपर की तरफ उठता ही चला जाता है, और वो तब तक उठता चला जाता है जब तक कि यहाँ हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उसमें पूरी तरह से मिल नहीं जाता। इस तरह से अगरबत्ती आप एक कमरे में जला लो अगरबत्ती,
ठीक है, उसका जो धुआं होता है वो जो भी निकलता रहता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरा आसानी से फिल हो जाता है। आप एक कमरे में एक अगरबत्ती ला दो और उस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो। बंद करने पर के बाद जब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको खोलोगे तो पूरे कमरे में आपको अगरबत्ती के जो है वो धुआं ही धुआं चारों तरफ देखने को मिलेगा। ये बढ़िया एग्जांपल है कि कोई भी जो पार्टिकल्स हैं, चाहे गैस पार्टिकल्स हो चाहे सॉलिड पार्टिकल्स हो, वो लगातार मूव करते रहते हैं। मैं अच्छा एक बात और आती है दिमाग में, वो भी समझाता हूँ आपको कि आपके मन में आता होगा ठीक है आप सिर्फ बार बार लिक्विड और गैस के बारे में बताया, तो क्या मूवमेंट सॉलिड में भी होता है? बिल्कुल होता है, मूवमेंट सॉलिड में भी होता है, लेकिन मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक ईंट होती है, ठीक है, अगर ये एक ईंट होती है तो इस ईंट में आपको देखने को मूवमेंट नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, वो एक तो बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है, ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है, और जो मूवमेंट होता है वो अपने ही एक्सिस के इधर उधर होता है। मान लो हमारे पास ये एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, तो ये ऐसे से मूव नहीं करेगा, कभी भी ऐसे से मूव नहीं करेगा। ये अपनी अगर ये एक्सिस है तो इसी के चारों ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे से मूव करता है, ठीक है ना। इस तरह से ये बहुत धीरे स्लो मोशन में ये मूव करता है। इसी वजह से ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लेकिन उसमें मोशन इतना स्लो होता है और वो अपनी एक्सिस पर होता है। उसके पार्टिकल्स अपने एक्सिस में मूव करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जब पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है तो उसके पूरे स्ट्रक्चर में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कितनी बात समझ में आ गई हो। इसी वजह से आपको सॉलिड में मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि जो गैसेस होती हैं और जो लिक्विड होता है उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, बहुत मिनिमम होता है। जितना मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही उसमें मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, और जितना कम अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा उतना ही वो एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। जब एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं तो अपनी जगह छोड़ करके वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। इसीलिए हमको जो लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उसमें मूवमेंट देखने को आसानी से मिल जाता है, लेकिन सॉलिड में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसी वजह से आपको लिक्विड और गैसेस में मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। वाटर भी आप अपने घर में गिरा के देख सकते हो। हाँ, आपकी मम्मी से बच के रहना। अगर आपने अपने फर्श में पानी गिरा दिया एक गिलास तो मम्मी फिर समझ लो ना, हाँ, बाकी बाद में। यहाँ पर अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख सकते हो कि पानी अपने फर्श में गिरा दो, बोल देना कि गलती से हो गया, ठीक है, फर्श में गिरा दो। फर्श में गिराने पर वो जो पानी होगा वो लगातार मूव करते करते कहीं ना कहीं कोने में पहुंच जाएगा। वो जो सेल्फ मूवमेंट है वो वजह क्या है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, वो अपनी जगह छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी वजह से उसमें आपको आसानी से मूवमेंट देखने को मिलता है। और इसका बढ़िया एग्जांपल मैंने समझाया कि मूवमेंट की वजह से ही तो जो शरबत आप बनाते हो पीने के लिए, वो वाटर मॉलिक्यूल लगातार हिट करते रहते हैं। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल उस शुगर मॉलिक्यूल को हिट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार वो शुगर मॉलिक्यूल को हिट करते रहते हैं, उसी लगातार मूवमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब अट्रैक्शन की बात आई गई है, चूंकि मैंने उसको ऑलरेडी बहुत बता रखा है, तो अट्रैक्ट टू ईच अदर समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। हमने अभी तक पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, और जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ न कुछ स्पेस होता है, कुछ न कुछ उसमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। और उसके अलावा अब हमें पढ़ना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स की बारे में बात करूं मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करता हूं। तो मैंने सॉलिड के बारे में बताया कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से। एक बात और, सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे
क्लास 12th में। ये पहला चैप्टर है और ये दूसरा चैप्टर है। क्लास 12th का पहला और दूसरा चैप्टर ही है कि जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो और लिक्विड के लिए सॉल्यूशन पढ़ते हो। क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपके पास सॉलिड स्टेट और सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। ये दो पहला दूसरा चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेज को ही समर्पित है। पूरी तरह से सारी पूरी डिटेल, इवन आपको सारे स्ट्रक्चर बना के देखने को मिलेंगे और बहुत डिटेल में बहुत छोटी छोटी बातें लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। इवन वहां पर न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और बकायदा सारे फिगर, सारे जो थ्योरीज हैं सब बताई गई हैं। अब जब मैं ये फिगर बना रहा हूं तो मुझे कुछ बातें अपने आप याद आ जाती हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ाते हैं तो इसके बारे में भी बताया जाता है, जो स्पेसेस हैं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब बताया जाता है वहां पर। तो जो यही चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जब मैं कोई भी चीज बताने की कोशिश करता हूं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि ये भी बताना है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो वो अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं, वहां से वहां तक नहीं जाना है, यहां पर हमें कुछ चीजें ही बतानी है, ठीक है। एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं मैं आपको। मजे की बात आपको इसलिए लगेगी क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं तो आपको हंसी आएगी। वो इसलिए क्योंकि आप जो 9th और 10th में पढ़ोगे उसके बाद जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको लगेगा कि 9th 10th में तो हमें जो पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया, क्योंकि जो 12th और 11th में पढ़ते हैं 9th 10th से इतना डिटेल में होता है कि जो 9th 10th की चीजें होती हैं वो काफी कुछ हंसी आने लगती है और उसमें ऐसा लगता है कि ये तो सही बताया ही नहीं गया था वहां पर, एक्चुअल तो ये होता है। ऐसा आपको फील होगा जब आप 10th के बाद 11th में जाओगे। याद रखिएगा मेरी बात, जब आप 9th 10th के बाद आप 11th 12th में जाओगे ना तो फिजिक्स में भी लगेगा, केमिस्ट्री में भी लगेगा। वहां पर आपको ये डेफिनेटली लगेगा कि जो केमिस्ट्री में 9th 10th में पढ़ाया गया वो 11th 12th में इतना डिटेल में मिलेगा कि आपको 9th 10th में वाला बहुत मजाक लगेगा, या तो लगे कई बार तो ये भी लगेगा आपको कि ये तो इतना ऐसा था ही नहीं जैसा 9th 10th में बताया गया, ये तो एक्चुअली ऐसा था, ठीक है ना। ठीक, मैं यहां बात करता हूं। अब ये जो कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होने के साथ साथ इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। पहला पॉइंट है इसमें कि पहला है इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा, इसकी वजह से इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और तीसरा, जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है, या कह सकते हैं कि होता ही नहीं है, या कह सकते हैं कि होता ही नहीं। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं लिक्विड के बारे में, तो इसके मुकाबले उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसके मुकाबले कम होता है। और इसके मुकाबले अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम होता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होता है, ठीक है। इधर आ जाता हूं क्योंकि उधर चला जाता हूं तो कैमरा मेरा जो है ज्यादा ही लाइट दिन लगता है, ज्यादा ही कुछ सफेद हो जाता हूं, नहीं वैसा कलर नहीं है मेरा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो लिक्विड होता है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, कुछ उसमें स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, इसमें कम, और गैसेस में सबसे कम। इसमें जो स्पेस होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है। मिनिमम होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगभग 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम ये देख सकते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, इसी चीजों को और अच्छे से पढ़ेंगे।